हो अगर आपके छत पर पड़ती धूप मीलों दूर किसी किसान के खेत में पानी बचाने में मदद करे, या फिर तट पर बहने वाली हवा हजारों जॉब्स पैदा कर सके। साउंड्स कूल ना? बिल्कुल। बेसिकली आज हम देख रहे हैं कि एनर्जी हम इसे कहाँ से पाते हैं, कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये सब हमारे एनवायरनमेंट से लेकर हमारी इकोनॉमी तक, इंडिया और ग्लोबली सब कुछ कैसे शेप कर रही है। एग्जैक्टली और हम इसे एक्सप्लोर करेंगे यूपीएससी मेंस एग्जाम्स में पूछे गए एनर्जी ज्योग्राफी के सवालों के जरिए। तो हम कवर करेंगे इंडिया के सोलर पावर बेनिफिट्स, ऑफशोर ऑयल का ग्लोबल पिक्चर, इंडिया का विंड एनर्जी सीन, अनइवन ऑयल डिस्ट्रीब्यूशन का ड्रामा, इंडिया में सोलर पावर हर जगह एक जैसा क्यों नहीं है, आर्कटिक ऑयल की क्या सिग्निफिकेंस है, इंडिया की हिडन शेल गैस स्टोरी और आखिर में एटॉमिक एनर्जी के लिए जरूरी मटेरियल्स। रेडी? चलो शुरू करते हैं। यूपीएससी मेंस 2025 GS1 Indian Geography 10 marks. Explain briefly the ecological and economic benefits of solar energy generation in India with suitable examples. Okay, पहला सवाल, solar power in India. चलो ecological benefits की बात करते हैं। सबसे बड़ा फायदा तो clean air है ना? हाँ, बिल्कुल। सोलर पावर कार्बन एमिशंस को ड्रास्टिकली कम करता है। Right. सोचो 2024 में इसने इंडिया में 410 मिलियन टन से ज्यादा CO2 को अवॉइड करने में मदद की। ये हमारे क्लाइमेट गोल्स के लिए एक बहुत बड़ा स्टेप है। एब्सोल्युटली। और ये सिर्फ CO2 की बात नहीं है। सोलर पीवी मतलब फोटोवोल्टिक सिस्टम्स पानी बचाने में भी इनक्रेडिबल है। अच्छा। हाँ, ट्रेडिशनल थर्मल पावर प्लांट्स के मुकाबले जो कोयला जलाते हैं और कूलिंग के लिए टन्स ऑफ वाटर चाहिए होता है, सोलर करीब 95% कम पानी इस्तेमाल करता है। 95%? वाओ। हाँ, जरा सोचो राजस्थान जैसे ड्राई स्टेट्स के बारे में, ये एक मैसिव एडवांटेज है। प्लस कम बर्निंग मतलब कम एयर पोल्यूशन जैसे पार्टिकुलेट मैटर्स, जिससे हेल्थ इंप्रूव होती है। राइट। जैसे राजस्थान का भदला सोलर पार्क, ये रेगिस्तान में है और रोजाना मिलियंस ऑफ लीटर पानी बचाता है, एक सिमिलर साइज थर्मल प्लांट के मुकाबले। सही। और एग्रीवोल्टाइक्स जैसे क्लेवर आइडियाज भी हैं। बेसिकली सोलर पैनल्स के नीचे खेती करना गुजरात जैसी जगहों पर टेस्ट किया गया है। लैंड यूज ऑप्टिमाइज होता है। हाँ, ये भी बढ़िया है। फिर फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट्स हैं जैसे तेलंगाना का रामागुंडम प्रोजेक्ट, जो रेजर्वॉयर्स पर बने हैं। वो लैंड भी बचाते हैं और पानी का इवेपोरेशन कम करते हैं। तो ये तो हो गए इकोलॉजिकल विंस। अब इकोनॉमिक बेनिफिट्स। पहला, जॉब्स। सोलर सेक्टर बूम कर रहा है। 2023 में इंडिया में करीब 1.3 मिलियन लोगों को एम्प्लॉय किया। 1.3 मिलियन, दैट्स सब्सटैंशियल। बिल्कुल। और पीएम कुसुम जैसी स्कीम्स जो फार्मर्स को सोलर पंप्स इंस्टॉल करने में मदद करती हैं, करीब 3 लाख पंप्स लग चुके हैं। ये रूरल इनकम्स को बूस्ट करती हैं और रिलायबल इरिगेशन देती हैं, खासकर हरियाणा और यूपी जैसे स्टेट्स में। और कॉस्ट फैक्टर का क्या? सोलर सस्ता हो रहा है ना? डेफिनेटली। सोलर पावर टैरिफ्स मतलब प्राइस पर यूनिट ड्रामेटिकली कम हुए हैं। भादला सोलर पार्क में बिड्स रिकॉर्ड लो 2.44 रुपीस पर किलोवाट आवर तक पहुंच गए थे, जो अक्सर कोल पावर से भी सस्ता है। कोल से भी सस्ता? हाँ। कमाल है यार। इसका मतलब पोटेंशियली कम इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, प्लस ज्यादा डोमेस्टिक सोलर मतलब बेहतर एनर्जी सिक्योरिटी, इंपोर्टेड फ्यूल पर कम डिपेंडेंसी। इंडिया अब तो करीब 1.5 बिलियन डॉलर्स का सोलर इक्विपमेंट एक्सपोर्ट भी कर रहा है। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी PLI स्कीम जैसी इनिशिएटिव्स की वजह से जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट कर रही हैं। ओके, चलो सोलर पे थोड़ा रिफ्लेक्शन करते हैं। पहला, अगर सोलर एनर्जी इतनी सस्ती नहीं हो रही होती तो इंडिया की इकोनॉमी पर क्या बड़ा असर पड़ता? थिंक। हाँ, क्विक हिंट, हायर इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट्स शायद इंडस्ट्रियल ग्रोथ और रिन्यूएबल्स की तरफ शिफ्ट को स्लो डाउन कर देते, समझे? दूसरा सवाल, जमीन बचाने के अलावा फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट्स पानी बचाने में कैसे मदद करते हैं? थिंक। क्विक हिंट, वो रेजर्वॉयर पे एक ढक्कन की तरह काम करते हैं, इवेपोरेशन से होने वाले वाटर लॉस को सिग्निफिकेंटली कम करते हैं, याद रखना। और तीसरा, इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से आपको क्या लगता है इंडिया में सोलर पावर का सिंगल सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट क्या है? थिंक। क्विक हिंट, पानी बचाना और एयर क्वालिटी सुधारना वाइटल हैं, पर उन मैसिव कार्बन एमिशंस को कम करना ग्लोबल क्लाइमेट चेंज चैलेंज से लड़ने के लिए क्रूशल है। इन शॉर्ट, इंडिया में सोलर एनर्जी, एनवायरनमेंट और इकोनॉमी दोनों के लिए डबल विन है। एमिशंस घटाकर और पानी बचाकर एनवायरनमेंट के लिए बढ़िया, और जॉब्स क्रिएट करके, कॉस्ट्स कम करके और एनर्जी सिक्योरिटी बढ़ाकर इकोनॉमी के लिए भी शानदार। यूपीएससी मेंस 2025 GS1 वर्ल्ड ज्योग्राफी 15 मार्क्स। Give a geographical explanation of the distribution of offshore oil reserves of the world. How are they different from the onshore occurrences of oil reserves? अब बात करते हैं ऑयल की, स्पेसिफिकली ऑफशोर ऑयल की। ये समंदर के नीचे मिलता है, अनलाइक ऑनशोर ऑयल जो जमीन पर पाया जाता है। जैसे जैसे जमीन के आसान रिजर्व्स खत्म हो रहे हैं, ऑफशोर ज्यादा क्रिटिकल होता जा रहा है। ज्योग्राफिकली ये अंडर वाटर रिजर्व्स काफी फैले हुए हैं। की एरियाज में मिडिल ईस्ट शामिल है, खासकर पर्शियन गल्फ। सोचो सऊदी अरेबिया, ईरान, UAE। नॉर्थ सी, UK, नॉर्वे के लिए इंपॉर्टेंट, गल्फ ऑफ मेक्सिको, US, मेक्सिको, वेस्ट अफ्रीका, नाइजीरिया, एंगोला, ब्राजील अपने सिग्निफिकेंट डीप वाटर प्री सॉल्ट फाइंस के साथ, और एशिया पैसिफिक रीजन, मलेशिया, इंडोनेशिया, चाइना। तो ये ग्लोबली मिलता है। पर समंदर के नीचे ऑयल के लिए ड्रिलिंग करना जमीन पर ड्रिलिंग करने से अलग कैसे है? मेन कॉन्ट्रास्ट्स क्या हैं? हाँ, मेजर डिफरेंसेस हैं। जियोलॉजी,
ऑफशोर ऑयल अक्सर यंगर रॉक फॉर्मेशंस में मिलता है, स्पेसिफिकली सेडिमेंट्री बेसिन्स में, समंदर के नीचे। ऑनशोर ऑयल ज्यादातर पुराने कॉन्टिनेंटल बेसिन्स में होता है। अच्छा। टेक्नोलॉजी, ऑफशोर ऑयल निकालने के लिए सुपर एडवांस्ड, महंगी टेक चाहिए। बड़े बड़े फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स, सबसी पाइपलाइंस, डीप वाटर ड्रिलिंग शिप्स। ऑनशोर ड्रिलिंग जनरली सिंपलर होता है। हाँ, वो तो है। कॉस्ट एंड रिस्क ऑफशोर कहीं ज्यादा महंगा और रिस्की है। आप डीप वाटर, खराब मौसम जैसे तूफान से डील कर रहे होते हैं, और पोटेंशियल ऑयल स्पिल्स को समंदर में कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। ऑनशोर रिलेटिवली सस्ता और सेफर है। रिस्क फैक्टर तो है। स्केल, ऑफशोर फील्ड्स अक्सर बड़े हो सकते हैं और ज्यादा वॉल्यूम प्रोड्यूस कर सकते हैं, स्पेशली नई डिस्कवरीज उन मेच्योर ऑनशोर फील्ड्स के मुकाबले जहां प्रोडक्शन शायद घट रहा हो। ओके। एनवायरमेंट, ऑफशोर में बड़ा रिस्क मरीन इकोसिस्टम्स को नुकसान पहुंचाना है। सोचो फिश, कोरल रीफ्स, मरीन मैमल्स। ऑनशोर रिस्क ज्यादातर लैंड यूज और लोकली पोटेंशियल ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन से जुड़े होते हैं। मेक सेंस। जैसे ब्राजील के प्री सॉल्ट डिस्कवरीज, उन्हें सी बेड, सॉल्ट लेयर्स और ओशन के मीलों नीचे ड्रिल करने के लिए ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजी चाहिए थी। ये एक बहुत बड़ा गैम्बल था, पर अब ये उनके ऑयल का एक मेजर सोर्स है। थिंक हार्श मरीन एनवायरनमेंट, तूफान, गहरा पानी ऑपरेशंस को मुश्किल बनाते हैं, और खुले समंदर में स्पिल्स को कंट्रोल करना इनक्रेडिबली चैलेंजिंग है। दूसरा विचार, क्या हम आज की एडवांस टेक्नोलॉजी के बिना ज्यादातर ऑफशोर ऑयल निकाल पाते? थिंक अनलाइकली, स्पेशली गहरे पानी में। साइज्मिक इमेजिंग जैसी टेक्नोलॉजीज जो सी बेड के नीचे देख सकती हैं, और अल्ट्रा डीप वाटर ड्रिलिंग रिग्स एसेंशियल हैं। और तीसरा, अगर ऑनशोर ऑयल रिजर्व्स काफी कम हो जाते हैं तो ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी पर इसका क्या असर पड़ सकता है? थोड़ा सोच लो, थिंक। इससे हमारी डिपेंडेंसी ज्यादा महंगे और रिस्की ऑफशोर रिजर्व्स पर बढ़ जाएगी। लाइकली एनर्जी प्राइसेस ऊपर जाएंगे, और रिन्यूएबल्स जैसे ऑल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज की सर्च तेज हो जाएगी। इन शॉर्ट, ऑफशोर ऑयल दुनिया भर में समंदर के नीचे पाया जाता है, लेकिन ऑनशोर ऑयल से जियोलॉजी, जरूरी कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी, हायर कॉस्ट्स और रिस्क्स, पोटेंशियल स्केल और स्पेसिफिक एनवायरमेंटल थ्रेट्स के मामले में बहुत अलग है। UPSC Mains 2022 GS1 Indian Geography 10 marks. Examine the potential of wind energy in India and explain the reasons for their limited spatial spread. ऑयल से अब विंड एनर्जी पर आते हैं। इंडिया का पोटेंशियल यहाँ कितना है? अरे ये तो ह्यूज है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी यानी NIV एस्टिमेट करता है कि 120 मीटर्स की हाइट पर 695 गीगावाट से ज्यादा पोटेंशियल है, और 150 मीटर्स पर तो और भी ज्यादा। हाँ, बिल्कुल। कॉन्टेक्स्ट के लिए, इंडिया की टोटल इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी सभी सोर्सेज से मिलाकर करीब 440 गीगावाट है। तो मैसिव पोटेंशियल, और हमने डिसेंट प्रोग्रेस की है। 2024 की शुरुआत तक करीब 46 गीगावाट्स इंस्टॉल हो चुका था। लीडर्स वो स्टेट्स हैं जहां कोस्टलाइन है या हिली टेरेन है, जैसे गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटका, राजस्थान। क्यों? क्योंकि वहां हवा सबसे तेज और कंसिस्टेंटली बहती है। अच्छा। मॉडर्न टर्बाइन्स अब ज्यादा ऊंचे होते हैं, जो ज्यादा ऊंचाई पर तेज हवा पकड़ते हैं। प्लस विंड पावर कॉस्ट भी कम हुए हैं, जिससे ये कॉम्पिटिटिव बन गया है। तो ह्यूज पोटेंशियल, प्रोग्रेस हुई है, पर ये पूरे इंडिया में ज्यादा इवनली क्यों नहीं फैला है? ये सिर्फ कुछ स्टेट्स में ही कॉन्सेंट्रेटेड क्यों है? गुड क्वेश्चन। इसके लिमिटिंग फैक्टर्स हैं। ज्योग्राफी, सीधी सी बात है, हर जगह हवा उतनी तेज नहीं होती। कंसिस्टेंटली तेज हवाओं के लिए आपको स्पेसिफिक टेरेन या कोस्टल लोकेशंस चाहिए। साथ ही डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट्स में कम्युनिटीज या फॉरेस्ट को डिस्टर्ब किए बिना विंड फार्म्स के लिए बड़े लैंड चंक्स ढूंढना मुश्किल है। हाँ, लैंड एक इशू है। इंफ्रास्ट्रक्चर, विंड फार्म्स अक्सर रिमोट विंडी एरियाज में बेस्ट होते हैं, लेकिन आपको उस इलेक्ट्रिसिटी को शहरों और इंडस्ट्रीज तक पहुंचाने के लिए स्ट्रॉन्ग ट्रांसमिशन लाइंस माने पावर हाईवेज चाहिए। रिमोट एरियाज में ये ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना महंगा है और इसमें टाइम लगता है। कभी कभी ग्रिड कनेक्शन खुद ही वीक होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंज। पॉलिसी और प्रैक्टिकलिटीज, लैंड एक्विजिशन स्लो और कॉम्प्लेक्स हो सकता है। सेंट्रल पॉलिसीज होने के बावजूद इम्प्लीमेंटेशन स्टेट वाइज अलग हो सकता है। रिमोट लोकेशंस में फाइनेंस और स्किल्ड वर्कर्स मिलना इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस के लिए भी हर्डल्स हो सकते हैं। सोचो, तमिलनाडु का मुपंडल विंड फार्म, जो इंडिया के लार्जेस्ट में से एक है, ये दिखाता है कि आइडियल लोकेशंस में कितना पोटेंशियल है। लेकिन ऐसी स्पॉट्स ढूंढना और हर जगह ग्रिड का तैयार होना, यही चैलेंज है। लेट्स पॉज फॉर विंड एनर्जी रिफ्लेक्शन। फर्स्ट, अगर इंडिया रिमोट विंडी एरियाज को भी कनेक्ट करने वाली रोबस्ट ट्रांसमिशन लाइंस बनाता है, तो विंड पावर स्प्रेड पर क्या होता है? थिंक। क्विक हिंट, इससे करंटली अनटैप्ड एरियाज में ह्यूज पोटेंशियल अनलॉक होगा, जिससे विंड पावर देश भर में कहीं ज्यादा वाइडली फैल सकेगा। सेकंड, स्टेट गवर्नमेंट्स विंड एनर्जी को बेहतर प्रमोट करने के लिए एक की चीज क्या कर सकती हैं? थोड़ा सोच लो, थिंक। क्विक हिंट, लैंड एक्विजिशन प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करना या हाई पोटेंशियल जोन्स में ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रोएक्टिवली इन्वेस्ट करना बड़ा डिफरेंस ला सकता है। एंड थर्ड, कोस्टल और हिली एरियाज आमतौर पर विंड एनर्जी के लिए बेहतर क्यों होते हैं? याद रखना, थिंक। क्विक हिंट, कोस्टल एरियाज में अक्सर कंसिस्टेंट सी ब्रीजेस होती हैं, जबकि हिल्स और माउंटेन्स विंड फ्लो को चैनल और एक्सेलरेट कर सकते हैं, जिससे आइडियल कंडीशंस बनती हैं। इन शॉर्ट, इंडिया में विंड एनर्जी का मैसिव पोटेंशियल है, खासकर वेस्टर्न और सदर्न स्टेट्स में।
लेकिन इसकी ज्योग्राफिकल कॉन्सेंट्रेशन, हर जगह रोबस्ट ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी और पॉलिसी हर्डल्स इसके वाइडर नेशनल स्प्रेड को करंटली लिमिट करते हैं। UPSC Mains 2021 GS1 Physical Geography 15 marks. Discuss the multi-dimensional implications of uneven distribution of mineral oil in the world. अब हम देखते हैं कि दुनिया में ऑयल का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अनइवन है। मतलब कुछ जगहों पर बहुत ज्यादा, कुछ पर बिल्कुल नहीं। इसके क्या इंप्लीकेशंस हैं? चलो इसे डायमेंशन बाय डायमेंशन समझते हैं। First, the economy. ये unevenness global economics को कैसे इम्पैक्ट करती है? मैसिवली, चूंकि कुछ ही देश ज्यादातर ऑयल कंट्रोल करते हैं। सिर्फ 10 देशों में करीब 68% वो ओपेक प्लस जैसे ग्रुप्स के जरिए ग्लोबल प्राइसेस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। हाँ, OPEC प्लस काफी सुना है। एग्जैक्टली, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज और उसके एलाइज। इससे प्राइस वॉलेटिलिटी पैदा होती है। कभी दाम आसमान छूते हैं, कभी गिर जाते हैं। इंपोर्टिंग नेशंस जैसे इंडिया पर भारी इकोनॉमिक प्रेशर पड़ता है। हायर इंपोर्ट बिल्स उनकी करेंसी वैल्यू और ओवरऑल बजट को अफेक्ट करते हैं। एक्सपोर्टिंग नेशंस को भारी रेवेन्यू मिल सकता है, लेकिन ये रिसोर्स कर्स को भी जन्म दे सकता है अगर इसे ठीक से मैनेज ना किया जाए। रिसोर्स कर्स, ये क्या है? ये एक पैराडॉक्स है जहां नेचुरल रिसोर्सेज जैसे ऑयल से रिच देश कभी-कभी उन देशों से कम इकोनॉमिक ग्रोथ, ज्यादा करप्शन या इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट एक्सपीरियंस करते हैं जिनके पास ऐसे रिसोर्सेज नहीं होते। वेल्थ प्रोग्रेस की जगह प्रॉब्लम्स का सोर्स बन जाती है। हिस्टोरिकली अफ्रीका या साउथ अमेरिका के कुछ हिस्सों में इसके एग्जाम्पल सोचो। इंटरेस्टिंग। और जियोपॉलिटिकल डायमेंशन का क्या? पॉलिटिक्स का तो बड़ा रोल होगा ही है। एब्सोल्युटली। ऑयल स्ट्रेटेजिक है। ऑयल रिजर्व्स या सप्लाई रूट्स पर कंट्रोल देशों को इमेंस जियोपॉलिटिकल पावर देता है। ये अलायंसेस जैसे ओपेक प्लस को फ्यूल करता है, राइवलरीज को और दुर्भाग्य से कॉन्फ्लिक्ट्स को भी। मिडिल ईस्ट ने ऑयल से जुड़े कई कॉन्फ्लिक्ट्स देखे हैं। रीसेंट रशिया यूक्रेन वॉर के भी सिग्निफिकेंट एनर्जी डायमेंशंस हैं। देश स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स बनाते हैं और वल्नरेबिलिटी कम करने के लिए अपने एनर्जी सोर्सेज डाइवर्सिफाई करने की कोशिश करते हैं। और एनवायरमेंटल और टेक्नोलॉजिकल इम्पैक्ट। स्पेसिफिक रीजन से ऑयल पर डिपेंडेंस एक मेजर ड्राइवर है जो देशों को रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सोलर और विंड की तरफ पुश कर रहा है ताकि एनर्जी इंडिपेंडेंस हासिल की जा सके। ये अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन को भी इन्फ्लुएंस करता है। किसे एमिशन सबसे ज्यादा कट करने की जरूरत है, ट्रांजिशन के लिए कौन पे करेगा, वगैरह। ये ग्रीन टेक्नोलॉजीज और एनर्जी एफिशिएंसी में इन्वेस्टमेंट को स्पर करता है। इंडिया का 2023-24 में 18 GW से ज्यादा रिन्यूएबल्स ऐड करना पार्टली इसी एनर्जी सिक्योरिटी की जरूरत से ड्रिवन है। चलो इस अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन पर रिफ्लेक्ट करते हैं। फर्स्ट, रिसोर्स कर्स के अलावा बड़े ऑयल रेवेन्यूज किसी एक्सपोर्टिंग देश की इकोनॉमी को और कैसे नेगेटिवली इंपैक्ट कर सकते हैं? थिंक। हिंदी, इससे ऑयल पर ओवर डिपेंडेंस हो सकती है। मैन्युफैक्चरिंग या एग्रीकल्चर जैसे दूसरे सेक्टर्स नेग्लेक्ट हो सकते हैं, जिससे ऑयल प्राइसेस गिरने पर इकोनॉमी वल्नरेबल हो जाती है। सेकंड क्वेश्चन, डोमेस्टिक रिन्यूएबल एनर्जी डेवलप करना किसी देश को अनइवन ऑयल डिस्ट्रीब्यूशन के जियोपॉलिटिकल रिस्क से डील करने में कैसे मदद करता है? थिंक। क्विक हिंट, पोटेंशियली अनस्टेबल रीजन से ऑयल इंपोर्ट्स पर निर्भरता कम करके ये एनर्जी सिक्योरिटी को एनहांस करता है और देश को ज्यादा फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंस देता है। एंड थर्ड, आपकी नजर में अनइवन ऑयल डिस्ट्रीब्यूशन का कौन सा इंप्लीकेशन सबसे लंबा चलने वाला ग्लोबल इंपैक्ट डालता है? इकोनॉमिक वॉलेटिलिटी, पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट या एनवायरमेंटल डैमेज? थिंक। क्विक हिंट, इकोनॉमिक शॉक्स और कॉन्फ्लिक्ट्स इमीडिएट होते हैं, पर इस डिस्ट्रीब्यूशन से फ्यूल्ड फॉसिल फ्यूल्स पर कंटिन्यू डिपेंडेंस से होने वाला लॉन्ग टर्म एनवायरमेंटल डैमेज आर्ग्यूबली सबसे गहरा और स्थायी ग्लोबल चैलेंज पोज करता है। इन शॉर्ट, दुनिया का अनइवन ऑयल डिस्ट्रीब्यूशन इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी पैदा करता है, जियोपॉलिटिकल टेंशंस और कॉन्फ्लिक्ट्स को फ्यूल करता है, प्लैनेट पर एनवायरमेंटल प्रेशर डालता है और सिग्निफिकेंटली ग्लोबल शिफ्ट को रिन्यूएबल एनर्जी ऑल्टरनेटिव्स की तरफ ड्राइव करता है। UPSC Mains 2020 GS1 Indian Geography 15 marks. India has immense potential for solar energy, though there are regional variations in its developments. Elaborate. फिर से सोलर एनर्जी पे, पर इस बार फोकस इस पर कि ये इंडिया भर में डिफरेंटली क्यों डेवलप हुआ है। हम जानते हैं ओवरऑल पोटेंशियल बहुत ज्यादा है क्योंकि इंडिया एक सनी बेल्ट में स्थित है, ज्यादातर 8 डिग्री N और 37 डिग्री N लैटिट्यूड के बीच, जहां ढेर सारी सोलर रेडिएशन मिलती है, शायद 5000 ट्रिलियन किलोवाट आवर्स एनुअली। ज्यादातर इलाकों में 300 प्लस सनी डेज होते हैं। राइट। हाईएस्ट पोटेंशियल वेस्ट में है, पर्टिकुलरली थार डेजर्ट रीजन में, राजस्थान और गुजरात में। क्यों? इंटेंस सनशाइन, काफी सारी रिलेटिवली फ्लैट अनयूज्ड जमीन और साफ आसमान। लेकिन सोलर पावर का एक्चुअल डेवलपमेंट हर जगह एक जैसा नहीं है। तो सोलर डेवलपमेंट में ये रीजनल वेरिएशंस किस वजह से हैं? कई इंटरकनेक्टेड फैक्टर्स हैं। ज्योग्राफी एंड क्लाइमेट, वेस्टर्न इंडिया सन और लैंड की वजह से लीड करता है। नॉर्थ ईस्ट को चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, जैसे माउंटेन्स, ज्यादा क्लाउड कवर और लंबे मॉनसून्स, जो सोलर इरेडियंस सनलाइट इंटेंसिटी को कम करते हैं। पूरे इंडिया में भी मॉनसून इंटेंसिटी हर साल बदलती है, जनरेशन को अफेक्ट करती है। अच्छा, मौसम का भी असर है। लैंड अवेलेबिलिटी, डेजर्ट स्टेट्स को एज है। फर्टाइल डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट्स में सोलर पार्क्स के लिए बड़े लैंड पार्सल्स ढूंढना मुश्किल और महंगा है।
ये रूफटॉप सोलर जैसे सॉल्यूशंस की तरफ पुश करता है। हाँ, ये बात तो है। इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रिड, आपको जनरेट हुई सोलर पावर को लेने और जहां जरूरत है वहां भेजने के लिए एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड चाहिए। वेस्टर्न और सदर्न रीजन्स में जनरली स्ट्रॉन्गर ग्रिड्स हैं जो लार्ज सोलर इनपुट्स हैंडल कर सकते हैं, कुछ रिमोट या ईस्टर्न नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज के मुकाबले। ग्रिड कैपेसिटी इंपॉर्टेंट है। पॉलिसी फोकस, नेशनल पॉलिसीज होने के बावजूद स्टेट लेवल इंप्लीमेंटेशन, इंसेंटिव्स और परमिट्स मिलने में आसानी अलग अलग हो सकती है, जो इन्वेस्टमेंट पैटर्न्स को इन्फ्लुएंस करती है। सोलर पार्क्स, जिन्हें बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है, उन स्टेट्स में कॉन्सेंट्रेटेड हैं जहां सपोर्टिव पॉलिसीज और सूटेबल ज्योग्राफी है। तो आप राजस्थान में भडला जैसे मैसिव सोलर पार्क्स देखते हैं, लेकिन मेघालय जैसे स्टेट में आपको स्मॉलर रूफटॉप सिस्टम्स या माइक्रोग्रिड्स ज्यादा प्रैक्टिकल दिख सकते हैं हिल्स और वेदर के कारण। एग्जैक्टली। चलो इन वेरिएशंस पर रिफ्लेक्ट करते हैं। फर्स्ट, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के चैलेंजेस को देखते हुए वहां किस तरह के सोलर सॉल्यूशन ज्यादा सूटेबल हो सकते हैं। थिंक स्मॉलर डिसेंट्रलाइज्ड ऑप्शंस जैसे रूफटॉप सोलर, गांवों के लिए सोलर माइक्रोग्रिड्स और शायद लोअर सनलाइट कंडीशंस के लिए अडेप्टेड टेक्नोलॉजीज की हो सकती हैं। सेकंड क्वेश्चन, क्या डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट्स पार्क्स के लिए वास्ट लैंड के बिना भी मेजर सोलर प्लेयर्स बन सकते हैं? कैसे? थिंक हाँ, बिल्डिंग्स पर रूफटॉप सोलर को मैक्सिमाइज करके, कैनाल टॉप्स यानी नहरों के ऊपर सोलर पैनल्स जैसे इनोवेटिव स्पेसेस का इस्तेमाल करके या एग्री वोल्टेइक्स अपनाकर। एंड थर्ड, अगर इंडिया अपना नेशनल पावर ग्रिड स्ट्रेंथन करता है जिससे स्टेट्स के बीच इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर आसान हो जाए, तो इससे सोलर डेवलपमेंट में रीजनल वेरिएशंस पर क्या असर पड़ेगा? इन शॉर्ट, इसका इम्पैक्ट कम हो जाएगा। हाई पोटेंशियल वाले स्टेट्स ज्यादा पावर जनरेट करके दूसरों को बेच सकेंगे, जिससे ओवरऑल नेशनल सोलर कैपेसिटी के लिए लोकेशन कम बाधा बनेगी। इन शॉर्ट, इंडिया का मैसिव सोलर पोटेंशियल, जियोग्राफी, क्लाइमेट, लैंड अवेलेबिलिटी और ग्रिड स्ट्रेंथ में रीजनल डिफरेंसेस और पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन के कारण यूनिफॉर्मली डेवलप नहीं हुआ है। UPSC Mains 2015 GS1 World Geography 12.5 marks. What is the economic significance of the discovery of oil in the Arctic Sea and its possible environmental consequences? अब एक थोड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक, आर्कटिक आइस के नीचे ऑयल। इकोनॉमिक पोटेंशियल बहुत बड़ा लगता है। एस्टिमेट्स जैसे US जियोलॉजिकल सर्वे से सजेस्ट करते हैं कि आर्कटिक में दुनिया का करीब 1/4, लगभग 22% अनडिस्कवर्ड ऑयल एंड गैस हो सकता है। वाओ, 22%! ये तो एनर्जी मार्केट्स को रीशेप कर सकता है। इकोनॉमिक प्लस पॉइंट्स क्या होंगे? पोटेंशियली ये मिडल ईस्ट से हटकर ग्लोबल सप्लाई डाइवर्सिफाई कर सकता है, कुछ देशों के लिए एनर्जी सिक्योरिटी बूस्ट कर सकता है। आर्कटिक कंट्रीज रशिया, US अलास्का, कनाडा, नॉर्वे, ग्रीनलैंड, डेनमार्क के लिए इसका मतलब सिग्निफिकेंट रेवेन्यू, जॉब्स और रीजनल डेवलपमेंट हो सकता है। ये एक्सट्रीम कंडीशंस में एक्सट्रैक्शन के लिए टेक्नोलॉजिकल बाउंड्रीज को भी पुश करता है। हाउएवर, कॉस्ट्स अविश्वसनीय रूप से हाई हैं और दुनिया क्लाइमेट चेंज के कारण रिन्यूएबल्स की तरफ बढ़ रही है, तो एक्चुअल इकोनॉमिक वायबिलिटी पर सवाल उठ रहे हैं। कुछ गवर्नमेंट्स जैसी US ने हाल ही में आर्कटिक ड्रिलिंग को रिस्ट्रिक्ट किया है। ओके, इकोनॉमिक्स डिबेटेबल है, लेकिन एनवायरनमेंट, वो क्रिटिकल डाउनसाइड लगता है। एब्सोल्युटली, आर्कटिक इकोसिस्टम यूनिक और बेहद फ्रेजाइल है। एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस गंभीर हैं। इकोसिस्टम डैमेज, ड्रिलिंग खुद सेंसिटिव हैबिटेट्स को डिसरप्ट करती है, लेकिन सबसे बड़ा डर ऑयल स्पिल्स का है। बर्फीले, तूफानी, अंधेरे कंडीशंस में स्पिल्स को रोकना मुश्किल है और करंट टेक से उन्हें इफेक्टिवली क्लीन अप करना लगभग इम्पॉसिबल है। ये मरीन लाइफ, पोलर बेयर्स, सील्स, व्हेल्स, फिश स्टॉक्स जिन पर इंडिजिनस कम्युनिटीज निर्भर हैं को डेवस्टेट कर सकता है। हाँ, क्लीन अप तो बहुत मुश्किल होगा। क्लाइमेट चेंज एम्प्लीफिकेशन, आर्कटिक ऑयल जलाने से और ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेज जुड़ती हैं, लेकिन ड्रिलिंग एक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर्माफ्रॉस्ट, परमानेंटली फ्रोजन ग्राउंड के पिघलने को भी एक्सेलरेट कर सकते हैं, जिससे फंसी हुई मीथेन, एक पोटेंट ग्रीन हाउस गैस, रिलीज होती है, जो ग्लोबल वार्मिंग को बदतर बनाने वाला एक खतरनाक फीडबैक लूप बनाती है। ओ, ये तो डबल वैमी है। क्लीन अप चैलेंजेस, सोचो, फ्रीजिंग टेम्परेचर्स में सी आइस के नीचे फैलते ऑयल को कंटेन करने की कोशिश करना। कहीं और इस्तेमाल होने वाले कन्वेंशनल मेथड्स अक्सर काम नहीं करते। रिकवरी शायद गर्मियों में कुछ हफ्तों के लिए ही फीजिबल हो। ये तो एनवायरमेंटल नाइटमेयर जैसा लगता है। ये एक बहुत बड़ा रिस्क है। हालांकि आर्कटिक काउंसिल जैसी बॉडीज एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन पर कोऑपरेशन प्रमोट करती हैं, नेशनल इंटरेस्ट अक्सर क्लैश करते हैं। कुछ देश एक्सप्लोरेशन के लिए पुश करते हैं, जबकि दूसरे कॉशन या बैन्स की मांग करते हैं। आर्कटिक डायलेमा पर सोचते हैं। फर्स्ट, इमेंस एनवायरमेंटल रिस्क्स को देखते हुए क्या आर्कटिक ऑयल से पोटेंशियल इकोनॉमिक गेन इसके लायक है? आपकी क्या राय है? थिंक। क्विक हिंट, इसका कोई आसान हाँ या ना नहीं है। यह एक कॉम्प्लेक्स एथिकल और इकोनॉमिक कैलकुलेशन है जो शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स को पोटेंशियली इरिवर्सिबल लॉन्ग टर्म ग्लोबल एनवायरमेंटल डैमेज के सामने तौलता है। सेकंड क्वेश्चन, आर्कटिक एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए इंटरनेशनल कॉपरेशन इतना वाइटल क्यों है? थिंक। क्योंकि आर्कटिक एक शेयर्ड इकोसिस्टम है। एक देश के वाटर्स में पोल्यूशन या क्लाइमेट इंपैक्ट्स पूरे रीजन और पोटेंशियली ग्लोबल क्लाइमेट सिस्टम को अफेक्ट करते हैं। एंड थर्ड, अगर दुनिया तेजी से रिन्यूएबल एनर्जी पर ट्रांजिशन करती है तो आर्कटिक ऑयल की इकोनॉमिक अपील का क्या होता है? थिंक।
ये लाइकली सिग्निफिकेंटली कम हो जाती है। हाई एक्सट्रैक्शन कॉस्ट्स आर्कटिक ऑयल को अनकंपेटिटिव बना देंगे अगर ग्लोबल ऑयल डिमांड तेजी से गिरती है। इन शॉर्ट, आर्कटिक ऑयल एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन जैसे पोटेंशियल इकोनॉमिक गेन्स ऑफर करता है, लेकिन इसके फ्रैजाइल इकोसिस्टम के लिए एक्सट्रीम एनवायरमेंटल रिस्क्स लाता है और क्लाइमेट चेंज को बदतर बना सकता है। साथ ही क्लीन अप अविश्वसनीय रूप से मुश्किल है। UPSC Mains 2013 GS1 Indian Geography 10 marks. It is said India has substantial reserves of shale oil and gas which can feed the needs of the country for a quarter century. However, tapping the resources doesn't appear to be high on the agenda. Discuss critically the availability and issues involved. आर्कटिक से अब इंडिया के पोटेंशियल शेल गैस पर। शेल गैस नेचुरल गैस है जो शेल रॉक फॉर्मेशंस के अंदर फंसा होता है। एस्टिमेट्स बताते हैं कि इंडिया के पास सिग्निफिकेंट रिजर्व्स हो सकते हैं, शायद करीब 6 ट्रिलियन क्यूबिक फीट TCF, मुख्य रूप से कंबे, गुजरात, केजी, कृष्णा गोदावरी और कावेरी जैसे बेसिन्स में। इसे टैप करने से इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी बूस्ट हो सकती है। राइट, पोटेंशियल कागज पर मौजूद है और 2013 के आसपास पॉलिसीज बनाई गई थीं एक्सप्लोरेशन अलाउ करने के लिए, शुरू में मुख्य रूप से ONGC जैसी नेशनल ऑयल कंपनीज द्वारा। लेकिन जैसा कि सवाल कहता है, ये मेजर प्रायोरिटी नहीं बन पाया है। वाई द हेजिटेशन? इसमें क्रिटिकल इश्यूज हैं। वाटर इंटेंसिटी, शेल गैस निकालने में हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग या फ्रैकिंग नामक टेक्निक का इस्तेमाल होता है। इसमें रॉक को तोड़ने और गैस रिलीज करने के लिए हाई प्रेशर पर भारी मात्रा में पानी, रेत और केमिकल्स इंजेक्ट किए जाते हैं। इंडिया पहले से ही एक वाटर स्ट्रेस्ड देश है, इसलिए पर वेल मिलियंस ऑफ लीटर्स पानी का इस्तेमाल एक बहुत बड़ी चिंता है। ये पानी फार्मिंग या ड्रिंकिंग वाटर को अफेक्ट किए बिना कहाँ से आएगा? हाँ, पानी का मुद्दा तो बहुत बड़ा है। इन्वायरमेंटल रिस्क्स, पानी के इस्तेमाल के अलावा फ्रैकिंग से केमिकल्स या एस्केपिंग गैस से ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन का रिस्क रहता है। कुछ एरियाज में पोटेंशियल माइनर अर्थक्वेक्स, इंड्यूस्ड साइज्मिसिटी की भी चिंता है। वेस्ट वाटर का सेफ डिस्पोजल एक और चैलेंज है। एनवायरमेंटल कंसर्न्स भी हैं। टेक्निकल एंड जियोलॉजिकल हर्डल्स, इंडियन शेल फॉर्मेशंस अक्सर US शेल बूम वालों से ज्यादा गहरे और जियोलॉजिकली कॉम्प्लेक्स होते हैं। इसके लिए अलग, पोटेंशियली ज्यादा महंगी टेक्नोलॉजीज की जरूरत पड़ सकती है। अच्छा, जियोलॉजी भी अलग है। इकोनॉमिक वायबिलिटी, शेल गैस एक्सट्रैक्शन में भारी अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट चाहिए। इसकी इकोनॉमिक वायबिलिटी ग्लोबल गैस प्राइसेस पर बहुत निर्भर करती है। अगर कन्वेंशनल गैस या इंपोर्टेड LNG सस्ता है तो कॉम्प्लेक्स डोमेस्टिक शेल प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना कम अट्रैक्टिव होता है। क्लियरेंसेस के लिए रेगुलेटरी प्रोसेसेस भी स्लो हो सकते हैं। दैट वाटर इशू रियली स्टैंड्स आउट फॉर इंडिया, है ना? ये शायद इंडियन कॉन्टेक्स्ट में सबसे बड़ा सिंगल बैरियर है। चलो रिफ्लेक्ट करते हैं। फर्स्ट, वाटर स्कैर्सिटी और एनवायरमेंटल रिस्क्स को देखते हुए क्या इंडिया को US की तरह लार्ज स्केल शेल रेवोल्यूशन परस्यू करना चाहिए? थिंक। शायद US मॉडल को सीधे रेप्लिकेट करना नहीं, इंडिया को ज्यादा कॉशियस रेगुलेटेड अप्रोच की जरूरत होगी। शायद सिर्फ कम वाटर स्ट्रेस वाले एरियाज पर फोकस करते हुए और एडवांस्ड वाटर सेविंग टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करते हुए, अगर फीजिबल हो। सेकंड क्वेश्चन, क्या वाटरलेस फ्रैकिंग जैसी टेक्नोलॉजीज इंडिया के लिए सोल्यूशन हो सकती हैं? थिंक। पोटेंशियली, लेकिन ये टेक्नोलॉजीज प्रोपेन, CO2 आदि का उपयोग करके अक्सर एक्सपेरिमेंटल, ज्यादा महंगी होती हैं और उनके अपने चैलेंजेस होते हैं। इंडियन कंडीशंस में उनकी फीजिबिलिटी का थॉरो असेसमेंट जरूरी है। एंड थर्ड, अगर इंडिया सेफली और इकोनॉमिकली शेल गैस एक्सट्रैक्ट कर पाता तो देश के लिए मेन बेनिफिट क्या होता? थिंक। क्विक हिंट, प्राइमरी बेनिफिट सिग्निफिकेंटली इंप्रूव्ड एनर्जी सिक्योरिटी होगा, इंपोर्टेड नेचुरल गैस LNG पर डिपेंडेंस कम करके और डोमेस्टिक एनर्जी मिक्स को डाइवर्सिफाई करके। इन शॉर्ट, इंडिया के पास पोटेंशियल शेल गैस रिजर्व्स हैं, लेकिन इंटेंसिव वाटर यूज, एनवायरमेंटल रिस्क्स, टेक्नोलॉजिकल कम्प्लेक्सिटी और इकोनॉमिक वायबिलिटी से जुड़े मेजर हर्डल्स फिलहाल इसे एनर्जी एजेंडा पे हाई प्रायोरिटी बनने से रोकते हैं। UPSC Mains 2013 GS1 Indian Geography 10 marks. With the growing scarcity of fossil fuels, atomic energy is gaining more and more significance in India. Discuss the availability of raw materials required for the generation of atomic energy in India and the world. फाइनली, चलो एटॉमिक या न्यूक्लियर एनर्जी के रॉ मटेरियल्स की बात करते हैं। जैसे जैसे फॉसिल फ्यूल्स लिमिट्स का सामना कर रहे हैं, न्यूक्लियर पावर को इंडिया के लिए एक की लो कार्बन ऑप्शन के रूप में देखा जा रहा है, लेकिन इसे फ्यूल चाहिए प्राइमरीली यूरेनियम और पोटेंशियली थोरियम। इंडिया कहाँ खड़ा है? इंडिया अपने थोरियम रिजर्व्स के लिए फेमस है। राइट। एब्सोल्युटली, ये इंडिया का ट्रम्प कार्ड है। चलो दोनों को देखते हैं। यूरेनियम, इंडिया के पास लगभग 425,000 टन यूरेनियम ऑक्साइड U3O8 के आइडेंटिफाइड रिजर्व्स हैं। की डिपॉजिट्स झारखंड जैसे जादूगोड़ा माइंस और आंध्र प्रदेश में है। डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ रहा है, लेकिन ग्लोबली अभी भी मॉडेस्ट है। इंडिया अपने कुछ रिएक्टर्स को फीड करने के लिए स्पेसिफिक अग्रीमेंट्स के तहत यूरेनियम इंपोर्ट भी करता है। थोरियम, यहाँ इंडिया वर्ल्ड लीडर है। हमारे पास दुनिया के सबसे बड़े ज्ञात थोरियम रिजर्व्स हैं, अनुमानित मैसिव 846,000 टन्स, ज्यादातर केरला और ओडिशा में कोस्टल सैंड्स मोनोजाइट में है। ये इंडिया के यूनिक 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए क्रूशियल है। वो 3 स्टेज प्रोग्राम फिर से ब्रीफली समझाएंगे, थोरियम कैसे फिट होता है? ये एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है।
स्टेज 1 में एग्जिस्टिंग रिएक्टर्स जैसे प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स या PHWRs यूरेनियम फ्यूल के साथ इस्तेमाल होते हैं। स्टेज 2 में फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स FBRs इस्तेमाल होते हैं, जो प्लूटोनियम स्टेज 1 में प्रोड्यूस हुआ यूज करते हैं और थोरियम को यूजेबल फ्यूल यूरेनियम 233 में कन्वर्ट कर सकते हैं। स्टेज 3 का एम है रिएक्टर्स को प्राइमरीली थोरियम और यूरेनियम 233 पर चलाना, जिससे इंडिया अपनी वास्ट थोरियम रिजर्व्स को लॉन्ग टर्म एनर्जी सिक्योरिटी के लिए हार्नेस कर सके। स्टेज 2 और 3 में कॉम्प्लेक्स एडवांस्ड टेक्नोलॉजी शामिल है, जो अभी डेवलपमेंट में है। समझ गई। और ग्लोबली न्यूक्लियर फ्यूल का क्या सीन है? ग्लोबल डिमांड फॉर यूरेनियम के बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि ज्यादा देश क्लाइमेट गोल्स के लिए न्यूक्लियर प्लांट्स बना रहे हैं। शायद 2030 तक 28% वृद्धि। प्राइसेस वॉलेटाइल हो सकते हैं। 2024 की शुरुआत में स्पाइक हुए थे, फिर सेटल हुए। ये सिक्योर सप्लाई चेन्स की जरूरत को हाईलाइट करता है। एडवांस रिएक्टर्स जैसे स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स या SMRs, रिसाइकल फ्यूल के इस्तेमाल और क्लोज्ड फ्यूल साइकिल्स डेवलप करने पर भी फोकस बढ़ रहा है, वेस्ट मिनिमाइज करने और रिसोर्स यूज मैक्सिमाइज करने के लिए। इंडिया के प्लान के लिए भी बहुत रेलेवेंट है। फ्यूल मैनेजमेंट और वेस्ट डिस्पोजल पर इंटरनेशनल कॉपरेशन बढ़ रहा है। न्यूक्लियर फ्यूल पर रिफ्लेक्ट करते हैं। फर्स्ट, थोरियम इंडिया के एनर्जी फ्यूचर के लिए इतना स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट क्यों है? याद रखना, सिंह। क्योंकि इंडिया के पास लिमिटेड यूरेनियम है लेकिन अबंडेंट थोरियम है, इसलिए थोरियम लॉन्ग टर्म न्यूक्लियर एनर्जी इंडिपेंडेंस हासिल करने के लिए की है। सेकेंड, ग्लोबल यूरेनियम प्राइसेस में फ्लक्चुएशंस इंडिया के करंट न्यूक्लियर पावर जनरेशन को कैसे इंपैक्ट कर सकते हैं? थिंक। अगर इंडिया स्टेज 1 रिएक्टर्स के लिए इंपोर्टेड यूरेनियम पर रिलाई करता है तो प्राइस हाइक से इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट्स बढ़ सकती है। डोमेस्टिक प्रोडक्शन और थोरियम की तरफ बढ़ना इस वल्नरेबिलिटी को कम करते हैं। एंड थर्ड, न्यूक्लियर पावर के ऑपरेशन के दौरान लो कार्बन एमिशंस होते हैं, लेकिन रेडियो एक्टिव वेस्ट इशू को देखते हुए क्या ये ट्रूली क्लीन है? आपका पर्सपेक्टिव क्या है? थिंक। ये ऑपरेशनली लो कार्बन है, लेकिन लॉन्ग लास्टिंग रेडियो एक्टिव वेस्ट को सेफली मैनेज करना एक मेजर एनवायरमेंटल चैलेंज बना हुआ है, जिससे क्लीन लेबल कुछ लोगों के लिए डिबेटेबल है। और वेस्ट मैनेजमेंट सॉल्यूशंस पर फोकस ड्राइव कर रही है। क्या कॉम्प्रिहेंसिव लुक था एनर्जी ज्योग्राफी पे। तो आज हमने जो मेन पॉइंट्स डिस्कस किए उन्हें क्विकली रिकैप करते हैं। इंडिया सोलर बेनिफिट्स, ह्यूज इकोलॉजिकल प्लसेस, कम CO2, पानी, साफ हवा और इकोनॉमिक गेन्स, जॉब्स, कम कॉस्ट, सिक्योरिटी। ऑफशोर वर्सेस ऑनशोर ऑयल। ऑफशोर ग्लोबल है, पर टेक, कॉस्ट, रिस्क और मरीन इम्पैक्ट के कारण ऑनशोर से बहुत अलग है। इंडिया विंड एनर्जी, मैसिव पोटेंशियल साउथ वेस्ट, पर ज्योग्राफी, ग्रिड इश्यूज और पॉलिसी चैलेंजेस के कारण लिमिटेड स्प्रेड। अनइवन ऑयल डिस्ट्रीब्यूशन, ग्लोबल इकोनॉमिक शॉक्स, जियोपॉलिटिकल टेंशंस, ओपेक प्लस कॉन्फ्लिक्ट, एनवायरमेंटल प्रेशर का कारण बनता है और रिन्यूएबल शिफ्ट को तेज करता है। इंडिया सोलर वेरिएशंस, नेशन वाइड ह्यूज पोटेंशियल, पर डेवलपमेंट रीजनली सूरज, मौसम, जमीन और ग्रिड फैक्टर्स के कारण अलग अलग है। आर्कटिक ऑयल, बड़ा इकोनॉमिक पोटेंशियल, पर फ्रैजाइल इकोसिस्टम और क्लाइमेट इंपैक्ट के सिवियर एनवायरमेंटल रिस्क से ढका हुआ। इंडिया शेल गैस, पोटेंशियल रिजर्व्स मौजूद हैं, पर मेजर हर्डल्स पानी का उपयोग, एनवायरनमेंट, टेक, कॉस्ट करंट फोकस को लिमिट करते हैं। एटॉमिक एनर्जी फ्यूल, इंडिया की स्ट्रेंथ विशाल थोरियम है उसके लॉन्ग टर्म प्लान के लिए, प्लस बढ़ता यूरेनियम। ग्लोबल डिमांड बढ़ रही है। एक्सीलेंट रिकैप। अब आपकी मेमोरी टेस्ट करने के लिए एक क्विक रिकॉल चैलेंज। रेडी? 1. इंडिया में सोलर एनर्जी ग्रोथ का एक मेजर इकोनॉमिक बेनिफिट बताओ। रिकॉल। क्विक रिकॉल, सिग्निफिकेंट जॉब क्रिएशन और तेजी से कंपेटिटिव होती इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट्स। 2. ऑफशोर ऑयल ड्रिलिंग ऑनशोर से ज्यादा रिस्की क्यों है? एक की रीजन दो। रिकॉल। क्विक रिकॉल, हार्श मरीन एनवायरनमेंट और समंदर में पोटेंशियल स्पिल्स को मैनेज करने में डिफिकल्टी। 3. इंडिया का विंड एनर्जी डेवलपमेंट ज्यादातर कुछ स्टेट्स में कॉन्सेंट्रेटेड क्यों है? एक मेन रीजन बताओ। रिकॉल। क्विक रिकॉल, क्योंकि ऑप्टिमल विंड स्पीड्स जियोग्राफिकली कॉन्सेंट्रेटेड है और कुछ पोटेंशियल एरियाज में एडिक्वेट ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी। 4. दुनिया के अनइवन ऑयल डिस्ट्रीब्यूशन का एक जियोपॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस बताओ। रिकॉल। क्विक रिकॉल, ओपेक प्लस जैसे पावरफुल प्रोड्यूसर अलायंसेस का बनना और ऑयल रिच रीजन्स में कॉन्फ्लिक्ट का बढ़ता रिस्क। 5. आर्कटिक ऑयल एक्सट्रैक्शन को लेकर आर्ग्यूबली सबसे बड़ा एनवायरमेंटल कंसर्न क्या है? रिकॉल। फ्रैजाइल, मुश्किल से क्लीन होने वाले आर्टिक इकोसिस्टम में विनाशकारी ऑयल स्पिल्स का पोटेंशियल और क्लाइमेट चेंज को एक्सेलरेट करने में इसका कंट्रीब्यूशन। वेरी गुड। 6. इंडिया के पास कौन सा न्यूक्लियर फ्यूल रॉ मटेरियल वर्ल्ड लीडिंग अबंडेंस में है? रिकॉल। थोरियम, उसकी लॉन्ग टर्म न्यूक्लियर स्ट्रेटजी के लिए की। ग्रेट जॉब। अब ये ट्राई करो। अब तुम अपने वर्ड्स में बताओ कैसे इन अलग अलग एनर्जी सोर्सेज की अवेलेबिलिटी या कमी और उन्हें पाने में आने वाले चैलेंजेस इंडिया और ग्लोबली पॉलिटिकल डिसीजंस और इकोनॉमिक प्रायोरिटीज को शेप करते हैं। ज्योग्राफी एनर्जी चॉइसेस को कैसे इन्फ्लुएंस करती है, सोचो। और ये रहा एक सिंपल रियल वर्ल्ड चैलेंज। अगली बार जब आप बाहर हों, कॉन्शियसली आसपास देखो। क्या आपको कोई रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स इस्तेमाल होता दिख रहा है? शायद किसी छत पर सोलर पैनल्स, या शायद आप विंड टर्बाइंस के पास रहते हो। बस ऑब्जर्व करो और सोचो कि वो पर्टिकुलर सोर्स वहां सूटेबल क्यों हो सकता है।
एनर्जी हर जगह है, हर चीज को इन्फ्लुएंस कर रही है। ये एक ऐसी कहानी है जो कॉन्स्टेंटली बदल रही है। कीप एक्सप्लोरिंग, कीप आस्किंग क्वेश्चंस। अगली बार फिर मिलेंगे फैसिनेटिंग टॉपिक्स के एक और एक्सप्लोरेशन के लिए। सुपर्ब।